भारत चीन तनाव के बीच लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। एलएसी का किया दौरा, तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली में अब एलजी ही सरकार। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच केंद्र ने लागू किया नया कानून। एक मई से वैक्सीनेशन का नया चरण। 18 से अधिक उम्र वालों को लगेगा टीका। कई राज्यों में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं। देश में कोरोना की स्थिति पर भावुक हुई प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ से लखनऊ के मेदांता अस्पताल भेजा ऑक्सीजन टैंकर। कहा सरकार से उम्मीद खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दोपहर में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना संक्रमण से बेहाल दिल्ली में केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 नोटिफाई कर लिया है और यह 27 अप्रैल 2021 की आधी रात से प्रभावी भी हो जाएगा। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों की परिभाषित किया गया है। अब इस केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम शासन अधिनियम 2021 के लागू होने के बाद हर फैसले पर एलजी का विचार लेना आवश्यक होगा और दिल्ली सरकार अथवा कैबिनेट द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उससे पहले उसे एलजी के साथ सलाह मशविरा करना होगा। ये नोटिफिकेशन ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में प्रदेश और केंद्र की सरकार अदालत से लेकर ग्राउंड जीरो तक एक दूसरे के सामने खड़ी है। इस अधिनियम में जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को फिर से परिभाषित किया गया है, जिसके हिसाब से चुनी हुई सरकार और एलजी की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया गया है। अब दिल्ली की विधानसभा या इसकी समितियां दिल्ली की एनसीटी की रोजमर्रा के मुद्दों पर फैसला नहीं ले पाएगी और इसके साथ ही प्रशासनिक मामलों में जांच का आदेश नहीं दे पाएगी। हालांकि केंद्र सरकार का यह कहना है कि ये कोई संशोधित नहीं है, बल्कि पहले से ही बनाए अधिनियम को और स्पष्ट कर दिया गया है। इससे न तो चुनी हुई सरकार का कोई अधिकार छीना गया है और न ही उपराज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं। केंद्र के अनुसार बजट बिल इत्यादि दिल्ली सरकार के ही अधीन है, लेकिन डे टू डे प्रशासनिक निर्णय वो नहीं लेगी। तो उधर असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किए गए हैं और इस भूकंप की रिकवरी रेक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। भूकंप का केंद्र बिंदु असम का सोनीपुर बताया गया है और झटका कई मिनट तक महसूस किया गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकले। भूकंप का प्रभाव असम समेत उत्तर बंगाल में भी महसूस किया गया है। गुवाहाटी में कई जगह बिजली गुल हो गई और जानकारी के मुताबिक भूकंप के लगातार 2 झटके महसूस किए गए हैं। पहला झटका 7:51 पर महसूस किया गया, जबकि इसके थोड़ी देर बाद 2 और झटके महसूस किए गए हैं। असम के कई घरों में दरारें आ गई हैं और वहीं इसे लेकर पीएम मोदी ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बात भी की है। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और असम के लोगों के कुशल मंगल की कामना भी की है। पूरा सारा सामान नीचे में वो हो गया, तो बाद में हम निकल में आया, इधर में बीबी बच्चा सब रो रहा है, ऐसे हो गया। आप लोग तो देखा है कितना वो ये हुआ, लेकिन हाँ बहुत फायदा है। लेकिन अभी हम लोग इधर में रहने के लिए ये है कि नहीं, यही माने ये हो गया हमारा मतलब। हाँ प्रशासन का मतलब कुछ आया है, अभी लोग सारे लोग आए, कुछ क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, यही बात है। आज तक कभी फील नहीं कर पाए, मतलब इसका तो बोल ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि हम लोग दरवाजा ही नहीं खोल पा रहे थे कि सुबह ही हुआ ना, तो हम लोग बेड पे ही थे तब तक। मेरा एक मतलब 1.5 साल का बच्ची भी है, उसको जैसे तैसे उठा के हम लोग मतलब दरवाजा भी सब हिले थे, इधर से उधर, मतलब बॉडी पे आ रहा था सामान इधर से उधर, तो मतलब लगा कई जगह। अभी पता चल रहा है, तब तो पता ही नहीं चला, मतलब जैसे स्टेप पे आ गए सारे आदमी निकल गए थे, आ नहीं पा रहे थे। अभी तो पूरा देख रहे हैं आप लोग, पूरा डैमेज हो गया है। अभी हम लोग तुरंत शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे जगह, मतलब
ये यहाँ पे कंडीशन नहीं है मतलब रहने के लिए। तो अभी हम लोग शिफ्ट ही कर रहे हैं, उधर गाड़ी लोडिंग हो रहा है हम लोग का। अभी देखते हैं कितना सेफ्टी होता है, नहीं तो दूसरा झटका आएगा तो ये गिरेगा ही मतलब बिल्डिंग पूरा। बहुत पुराना बिल्डिंग है ये तो बहुत पुराना बिल्डिंग है। आप लोग कितने साल से यहाँ पे रहे? हम लोग तो इधर पे रेंट पे रहते हैं, मतलब हम लोग का 1.5 साल हो गया इधर ही। लेकिन अभी जिस मतलब पुराना कंस्ट्रक्शन है शायद इसलिए इसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हुआ है। दूसरे बिल्डिंग में भी हुआ है पूरा, जितना हो सके। इधर तो कोरोना है ही, इसकी वजह से पता नहीं कितना दिन बसे। तो असम समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बात भी की है और कुशल क्षेम की शुभकामना अपील की है। और इसके साथ ही कई इमारतों में दरारें भी पड़ गई हैं इस भूकंप की वजह से। सीएम सोनोवाल से पीएम मोदी ने बात की है। तो जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भूकंप की वजह से किस तरीके से ये दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और लोग एक जगह से दूसरी जगह को शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोरोना के प्रकोप को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जारी है और 1 मई से इस अभियान को रफ्तार मिलने जा रही है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन इस मिशन पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारें ये कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना मुश्किल है। और वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों के पास 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए नए चरण को लेकर के केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 1 करोड़ वैक्सीन बची है, जबकि अगले 3 दिनों में 80 लाख डोज और भी पहुंचने जा रही है। भारत सरकार ने अभी तक राज्यों को 15.65 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई है। तो उधर महाराष्ट्र प्रदेश में ऐसा पहला राज्य है जहां एक दिन में 60,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। वहीं बीते दिन में 66,358 नए केस सामने आए हैं और जबकि 895 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन की संभावना भी बढ़ने लगी है। लगातार बढ़ते मामलों को लेकर शिवसेना के नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही उन्होंने देश में बढ़ते मामलों को लेकर के चिंता भी जताई है। देखिए, भारत की परिस्थिति जरूर गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है बात चिंता की है। फिर भी सरकार, केंद्र सरकार अब बहुत ही अच्छे तरीके से काम को लगी है। मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में या वैक्सीन के सप्लाई के बारे में। जब ये इस प्रकार की गंभीर स्थिति इटली में थी, यूरोप में भी थी फर्स्ट वेव में, यूएस में थी फर्स्ट वेव में, चाइना में थी फर्स्ट वेव में। हम फर्स्ट वेव से के साथ अच्छी जंग किया है। अब सेकंड वेव में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन अब परिस्थिति नियंत्रण में आने की कोशिश चल रही है। तो मुझे लगता है हम सभी ने अब सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और जो भी प्रयास, चाहे सरकार हो, केंद्र की हो, राज्य की हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो या एनजीओ हो, उनके साथ हम सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए कि हमारे लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा बोझ हमारे सिस्टम के ऊपर है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे हमारी देश की बहुत बदनामी हो रही है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये सब हमको दूर करना पड़ेगा, एक कलंक दूर करना पड़ेगा और फिर एक बार हिंदुस्तान को अपने पुराने अंदाज में। तो गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के कई स्थानों पर कोरोना कर्फ्यू जारी है और इसी बीच आज राजकोट में कर्फ्यू के दौरान सड़कें सूनी दिखाई दी और बाजार भी बंद दिखाई दिए। बता दें कि राजकोट में 24 घंटे के अंदर 534 नए केस सामने आए हैं और जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि नए मामलों की बजाय ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। यहां 24 घंटे के अंदर 660 मरीज ठीक हुए हैं और वहीं अगर राज्य की बात करें तो गुजरात में 24 घंटे में 14,352 नए केस सामने आए हैं, जबकि 170 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात के कई स्थानों पर पूरी तरीके से पाबंदियां लगा दी गई हैं।
तो बाजार और दुकानें बंद दिखी। जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान ये निर्णय लिया गया है, गुजरात में राजकोट में जिस तरीके से कोरोना को लेकर के कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद ये सारी दुकानें बंद दिखी, सड़कों पर सन्नाटा दिखा और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। उन मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है और राजकोट में उसका असर भी देखने को मिला है। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। स्वागत किया, वी वेलकम दिस डिसीजन। जैसे माहौल बन गया, जैसे कोविड कारण पूरा समाज एक गहरा धक्का लगा, उसी समय चुनाव आयोग ने जो बताया वो हम लोग मानने के लिए तैयार, उसको स्वागत भी किया। देखिए, पिछले चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग ने बताया, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा पालन किया, अपने दिल से पालन किया। उन्होंने बताया सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, हम लोग किया। सामाजिक दूरी बना के रखते हुए, मास्क पहने हुए, 500 को ऊपर किसी भी सभा में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, इसका जो मांग था ये लोग भी हम लोग किया। लेकिन कुछ उत्साही जनता आ जाते हैं, सब ठीक ठाक हुआ, ऐसे हम लोग नहीं इसका दावा कर रहे हैं। लेकिन जो हुआ, जो चुनाव आयोग ने बताया, वो हम लोग मानने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य का विषय यही है, ये लेकर के तृणमूल कांग्रेस ऐसा हिसाब कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कारण ही ये पूरा फैल गया। वो लोग तो बोल ही रहे हैं, जब मोदी आकर या कोरोना फैला रहा है। तो इतना दिन आप लोग जो पत्रकार है, आप लोगों को बस क्या बोल रहे थे, ये सारे के सारे सभा खाली चल रहे थे, प्लास्टिक का चेयर दिखाई दे रहे थे, खाली प्लास्टिक का चेयर। तो क्या भारत का साइंटिस्ट, भारत का जितना सारे डॉक्टर्स अभी वो इसका ऊपर चर्चा शुरू करेंगे, रिसर्च करेंगे, जब फाका बने जो खाली प्लास्टिक का चेयर है उससे कोरोना, उसका कारण कोरोना संक्रमित हो गया? ऐसा तो तेलंगाना में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 8,061 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 56 संक्रमितों की मौत हो गई है। यहां संक्रमण के कुल मामले 4.9 लाख से अधिक हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में 2,157 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। इस बीच तेलंगाना के हॉस्पिटलों पर वहां की सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में राज्य के पंचायत राज्य मंत्री इरबेली दयाकर राव ने पीपीई किट पहनकर MGM हॉस्पिटल पहुंचे, जहां मंत्री इरबेली दयाकर राव ने मरीजों का हाल जाना। इस दौरान मंत्री के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। तो 24 घंटे में 8,061 नए मामले सामने आए हैं तेलंगाना से और MGM हॉस्पिटल मंत्री पहुंचे थे, जहां पर निरीक्षण किया और इस दौरान पीपीई किट पहुंच करके वहां हॉस्पिटल में मरीजों का हाल जाना। तेलंगाना में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तेलंगाना में भी 24 घंटे में 8,061 नए मामले आए हैं, कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और मंत्री इरबेली दयाकर राव ने MGM हॉस्पिटल पहुंच करके मरीजों का हाल जाना। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वीरों और बहनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंगी एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ ਹੈ दूसरे टीके के 15 ਦਿਨਾਂ बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ
ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले। मैं महेंद्र कुमार शर्मा वार्ड नंबर 32 से बसपा समर्थित प्रत्याशी समस्त क्षेत्रीय जनता से अपील करता हूं 29 अप्रैल को 4 नंबर खाने पर चुनाव चिन्ह कलम दबात पर मोहर लगाकर अपना वोट रूपी आशीर्वाद प्रदान करें। आपका सदैव आभारी रहूंगा। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरीके का विजय जुलूस या जश्न पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। स्वागत किया, वी वेलकम दिस डिसीजन। जैसे माहौल बन गया, जैसे कोविड कारण पूरा समाज एक गहरा धक्का लगा, उसी समय चुनाव आयोग ने जो बताया वो हम लोग मानने के लिए तैयार, उसको स्वागत भी किया। देखिए, पिछले चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग ने बताया, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा पालन किया, अपने दिल से पालन किया। उन्होंने बताया सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, हम लोग किया। सामाजिक दूरी बना के रखते हुए, मास्क पहने हुए, 500 को ऊपर किसी भी सभा में कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, इसका जो मांग था ये लोग भी हम लोग किया। लेकिन कुछ उत्साही जनता आ जाते हैं, सब ठीक ठाक हुआ, ऐसे हम लोग नहीं इसका दावा कर रहे हैं। लेकिन जो हुआ, जो चुनाव आयोग ने बताया वो हम लोग मानने के लिए तैयार है। दुर्भाग्य का विषय यही है, ये कोरोना महामारी की खतरनाक दूसरी लहर ने जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ है और इस दौरान इस वायरस को परास्त करने और इससे निपटने के लिए सरकार रणनीति भी बना रही है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BJYM डॉक्टर हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। BJYM डॉक्टर हेल्पलाइन की शुरुआत के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश को कोविड-19 की दूसरी लहर का अनुभव होने के साथ कोविड की मजबूत प्रतिक्रिया को लागू करने के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार लगातार समन्वय कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी को एक साथ लाया। देश इस लहर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और एकजुट होकर सामने आएगा। हम सबको मालूम है कि पिछले साल 2020 में जब कोविड का संक्रमण हुआ था और दुनिया भी नहीं जानती थी कि इससे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, भारत में उस समय
एक भी पीपीई किट बनाने की कैपेसिटी नहीं थी, वेंटिलेटर्स बनाने की कैपेसिटी नहीं थी इंडिजिनस, और उसके साथ साथ न ही डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स थे, न ही डेडिकेटेड बेड्स थे, न ही टेस्टिंग फैसिलिटीज थी। आज तो आइए अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। माध्यम से सीधे हॉस्पिटल्स अथवा जो हमारे रिफिलर्स को हुई है, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी सीधे हॉस्पिटल के टैंक्स में ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड फॉर की गई है और लगभग 600 मेट्रिक टन तक जो है हम लोग ने ऑक्सीजन सप्लाई की है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को मैक्सिमम अलॉटमेंट दिया है ऑक्सीजन का, 850 से अधिक मेट्रिक टन का अलॉटमेंट दिया है। और आपको ये भी बताने में हमारी खुशी है कि प्रदेश में एक एक टैंकर की व्यवस्था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के समन्वय से, गृह विभाग के समन्वय से, एफएसडीए के समन्वय से हम लोगों ने जुटाया है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। नाइट्रोजन और आर्गन जो गैस होती है उसको जो ट्रांसपोर्ट करते थे टैंकर्स, उनको भी कन्वर्ट किया है और पहले 30 मात्र टैंकर इस ऑक्सीजन की सप्लाई में लगे थे। कल जो है 64 टैंकर एफएसडीए में और 20 टैंकर सीधे अस्पतालों में, यानी 84 टैंकरों से हमारी व्यवस्था की जा रही है। फिर जो है हमारे टैंकर्स को टर्न अराउंड टाइम को बेहतर करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में रेलवे के सहयोग से सर्वप्रथम जो है कोशिश, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जो रेलवे का सहयोग जिन्होंने लिया। यहाँ लखनऊ और वाराणसी को अब 5 बार हम लोग ऑक्सीजन की ट्रेन चला चुके हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जिसको कहते हैं। हम बोकारो से जो है वहाँ के बोकारो स्टील प्लांट और वहाँ एक कंपनी है आइनॉक्स, उनके माध्यम से हम जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। रेलवे के माध्यम से जो टैंकर्स जा रहे हैं उनमें काफी समय की बचत हो रही है और रेलवे की वजह से हमको इसमें सहयोग मिला है। हमने एयरफोर्स का भी सहारा लिया है। गाजियाबाद से 2 टैंकर हम लोग रांची भेजकर जमशेदपुर से टैंक्स जो है मंगा रहे हैं। कल जो है लखनऊ से भी 2 टैंकर जमशेदपुर रांची के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो एक तरफ जहां रोड से, दूसरी तरफ जहां रेलवे से, तीसरी तरफ जो है हम लोग बाई एयर भी। तो केंद्रीय मंत्री किरीट सोमैया ने ठाकरे सरकार और कांग्रेस पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। में ठाकरे सरकार जब से आई है, हम खरे तो कायदा। कभी शिवसेना के गुंडों जाके नेवल ऑफिसर को जाके मारपीट करते हैं, कभी एनसीपी के लोग एडिटर को धमकाते हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वहां आग लगाते हैं। लॉकडाउन है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विपक्ष को गालियां देते हैं, कोसते हैं। अब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे क्या? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टीका मंजूर नहीं होगी, ठीक है, टेक लीगल एक्शन, लेकिन आप लोगों को मारोगे, धमकाओगे, ये नहीं चलेगा। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने देना है, क्योंकि अधिकृत तौर पर कांग्रेस कहता है हम दादागिरी करेंगे, हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको आग लगा दी जाएगी। अब गृह मंत्री उनकी। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने ब्रजवासियों से कोविड संकट के समय धैर्य और हिम्मत से काम लेने की बात कही है। दरअसल हेमा मालिनी ने कहा कि संकट काल में कोरोना से डटकर मुकाबला करें। पहले भी हमने कोरोना को हराया था, अब की बार एक बार फिर से कोरोना को हराएंगे। वैश्विक महामारी से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए कोविड नियमों का पालन करें। महामारी की इस दूसरी लहर के समय मैं सभी ब्रजवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को धैर्य के साथ इस महामारी से मुकाबला करने की अपील करती हूं। हमारे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कर्मी, एम्बुलेंस संचालक अपने पूरे दमखम से अपनी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बीमार लोगों की पूरी क्षमता के साथ सहायता कर रही है। कुछ समस्याएं हैं जिनका जल्दी से समाधान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, जिस पर जेडीयू नेता अजय आलोक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार के चलते कम हुई ऑक्सीजन को लेकर जहां मारामारी मची हुई है, तो वहीं सरकार द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने के प्रयास भी जारी हैं। वहीं अब समाज सेवी संस्थाओं ने भी बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया है, जिसका ताजा नजारा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में देखने को मिला, जहां गुरु गोविंद सिंह सभा द्वारा अनोखा तरीका निकाला गया। ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई यहां पर, और गुरु सिंह सभा कानपुर और समूह कानपुर सिख संगत की तरफ से इस ऑक्सीजन लंगर का आयोजन किया गया। यहाँ किसी भी जरूरतमंद को फौरन चिकित्सीय देखरेख में ऑक्सीजन दी जा रही है। तो कानपुर शहर से ये शुरू हुआ है ऑक्सीजन लंगर। अनोखी पहल की गई है, जहां पूरे देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है, ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं एक कानपुर शहर में नया नज़ारा देखने को मिला है, अनूठी पहल देखने को मिली है। गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन लंगर लगाया गया, जहां जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें कि टेंट लगाकर यहां पर बेड की व्यवस्था की गई है, और जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है गुरुद्वारे की तरफ से। मैं कुलवंत सिंह गिल, श्री गुरु सिंह सभा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। कल भी हम लोगों ने लंगर तब लगाया जब देखा कि त्राहि मचा हुआ है, और पूरे जगह में और कानपुर में खास तौर से बहुत ज्यादा। इसलिए हम गुरुद्वारा कमेटी जो श्री गुरु सिंह सभा हमारी है उसकी ओर से ये किया, हमने सिलेंडरों का बंदोबस्त किया। कल हमने 56 लोगों को राहत दी, और आज अभी आप हमारे पास भर्ती है, थोड़ा लेट हो गए वॉलंटियर्स आने में, क्योंकि रात को जगते रहे, सिलेंडरों में ले हमें, इसलिए हम लोग इसी कार्य में लगे हैं। किसी भी तरीके से जीवन दान हम दे सकें, यही हमारी कार्य करने की पद्धति है। हम लोग समाज की ओर से इसको फ्री कर रहे हैं, कोई हम शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं, हर एक की मदद करना हमारा फर्ज है, वो हम कर रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करेंगे नागरिकों से, डिस्टेंस और दूरी बनाए रखें, कोरोना से हारे नहीं, हिम्मत बनाए रखें। खबर दोपहर में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। रही है तो हम सब लोगों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक प्रोग्राम को पूरा बंद करने की आवश्यकता है। शादियां है, शादियां को बंद करने की आवश्यकता है। और कोरोना का जो ये चेन है उसको अगर ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो वो मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने ध्यान देने की आवश्यकता है। और सरकार की तरफ से भी कोशिश तो चल रही है, लेकिन कोविड को रोकने की जिम्मेदारी भारत सरकार से ज्यादा राज्य सरकारों पर है, क्योंकि प्रैक्टिकली काम करने का
अधिकार और जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो राज्य सरकार ने मैक्सिमम नियम का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन भी लेना चाहिए और जहाँ जहाँ लॉकडाउन की जरूरी है वहाँ लॉकडाउन भी करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी थोड़ा ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने खाली केंद्र पर आरोप लगाने में टाइम पास न करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए। और कोरोना का ये युद्ध हमें जीतना है, इसीलिए ताकत से हमें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह 2020 में हमने सामना किया और कोरोना को पूरा डाउन कर दिया था, उसी तरह अभी भी हमें कोरोना के साथ बहुत बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है और ये युद्ध हम जरूर जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, प्रियंका गांधी इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये वहाँ के जो मृत्यु हुए है कोविड की वजह से वो आंकड़े छुपा रहे हैं। मतलब प्रियंका गांधी का कहना है आंकड़े चुकाने की जरूरी नहीं है। आंकड़े तो हर राज्य से आते हैं, हर जिले से आंकड़े आते हैं। जहाँ टेस्टिंग होता है वहाँ कितने लोगों ने टेस्ट किया, कितने लोग पॉजिटिव आ गए, ये पूरे आंकड़े आते हैं। आंकड़े छिपाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आंकड़े छिपा देते तो फिर इतने आंकड़े नहीं आते थे। अभी जो 3 लाख 3.5 लाख जो राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि कोरोना के अधिक मरीज होने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कम क्यों की गई है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश पूनम चंद भंडारी की याचिका पर दिए हैं। देखिए, हमने याचिका ये पेश की थी कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन की कमी है और केंद्र सरकार जो अलॉटमेंट कर रही है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे यहाँ मरीज ज़्यादा हैं और हमको सप्लाई बहुत कम हो रही है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में और हर स्टेट के अंदर जहाँ कम मरीज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कर रही है। तो हमारी प्ली यही थी इसके अंदर कि जहाँ मरीज ज़्यादा हो वहाँ ज़्यादा सप्लाई करें, जहाँ कम हो वहाँ कम सप्लाई करें। तो हाईकोर्ट की डीबी ने बहस सुन करके और जो एनेक्सर्स मैंने डॉक्यूमेंट लगाए थे जिसके अंदर मैंने बाकायदा पूरी लिस्ट दी है कि किस किस स्टेट को कितने कितने ये ऑक्सीजन और ये दिए जा रहे हैं और कितने वहाँ मरीज हैं एक्टिव, उससे कोर्ट सेटिस्फाइड हो गए और नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को और हमें डायरेक्शन दिए कि आज ही हम इनको कॉपी दे दें और 30 तारीख को दोबारा सुनाई। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से है, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। और घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी रमेश रंजन और एसपी विनीत जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। क्षेत्र में बीती रात 5 व्यक्तियों के शराब के सेवन के उपरांत संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की घटना में इन चारों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है तथा इनका विसरा डॉक्टरों द्वारा प्रिजर्व कर लिया गया है। इस घटना में एक नामजद आरोपी जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस द्वारा तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा इस घटना में, इस प्रकरण में जो ड्यूटी में लापरवाही के दोषी पाए गए चौकी प्रभारी तथा संबंधित बीट प्रभारी को मेरे द्वारा तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है तथा संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध उनकी भूमिका को लेकर मेरे द्वारा विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक जर्जर मकान ढह गया है, जिससे एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल रात को सोते समय घर की छत ढह जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे में एक लड़की को छोड़कर पूरा परिवार खत्म हो गया है। ये परिवार किराए के मकान में रहता था। लड़की वाराणसी में पढ़ती थी। घंटों चले राहत और बचाव कार्य के बाद 5 के शव निकाले जा सके। हादसा मिर्जापुर कोतवाली अंतर्गत छोटी गुदरी इलाके का है। यहाँ उमाशंकर का परिवार आशुतोष निरंजन के घर पर किराए पर रहता था। मकान काफी पुराना हो चुका था। जब पूरा परिवार सो रहा था, उसी समय रात करीब 2:30 बजे अचानक ही मकान की छत भरभरा कर ढह गई और अंदर सो रहे परिवार के सभी लोग मलबे के नीचे दब गए। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं लगा और हादसे के बाद हड़कंप मच गया और आसपास के लोग जुट गए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।
देखिए, ये एक परिवार के 5 लोग मकान में रहते थे और एक कमरे की छत उसमें गिर गई और सभी उसी में सो रहे थे। उसमें से 3 बच्चे थे और 2 पति पत्नी थे। तीनों बच्चों के जो शव है वो रिकवर किए जा चुके हैं और जो पत्नी थी उनका भी शव रिकवर किया जा चुका है। जो पति है उनके लिए अभी रेस्क्यू हमारा चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें 2-2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक को कुल 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की गई है। ये लोग किराए पर रहते थे सर इस वजह से? हाँ, इन्होंने जो मुझे बताया कि ये जब से इनका जन्म हुआ तब से ये इसी मकान में किराए पे रह रहे हैं और लगभग 150 रुपये किराया देते थे और ये लगातार तब से यहीं पे रह रहे हैं। रहने वाले बाहर के हैं, तो 40-50 वर्षों से इसमें रह रहे थे। मकान पुराना बना हुआ था, इसके कारण से मकान गिर गया। थाना कोतवाली शहर के सामने एक कमरे की छत गिरने की बात बताई गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस, फायर सर्विस के जवान, नगर पालिका के लोग एम्बुलेंस के मौके पर आई है। राहत कार्य जारी है। मौके से 2 लोगों को निकाला गया है। हम लोग अभी कितने लोग उसमें दबे हुए हैं सर? अभी एक बगल वाले से बात हुई थी, उसने बताया कि इस कमरे में 5 लोग रहते थे, पत्नी और उनके 3 बच्चे। कितना तल्ला छत था कि गिरा के अभी 2 घंटे 4 घंटे हो गए, अभी तक निकाल नहीं पाया लोग? ये 2 तल्ला छत है, ऊपर कोई रहता नहीं था, नीचे का पोर्शन जिसमें रहते थे गिरा। मैनुअल काम हो रहा है और जेसीबी मशीन लगाने से ऊपर का छत भी गिर सकती है, तो मैनुअली हम लोग काम कर रहे हैं। 2 लोगों को निकाला गया है। और राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। इस दौरान बीच में आए युवक को भी आरोपी ने गोली मार दी। इस मामले में महिला की मौत हो गई जबकि पड़ोसी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमलावर पति वारदात को अंजाम देकर वहीं रुका रहा और फिर आने पर सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक मरने वाली महिला का नाम शाइना था। वह 8 महीने से प्रेग्नेंट थी और शाइना 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से बेल पर छूटकर बाहर आई थी। गर्भवती होने की वजह से ही उसे बेल मिली थी। शाइना NDPS एक्ट के तहत जेल में बंद थी। पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले ही शाइना की शादी वसीम से हुई थी, लेकिन इसके बाद शाइना NDPS एक्ट के तहत पकड़ी गई और उसे जेल भेज दिया गया। इस दौरान वसीम की दोस्ती शाइना की बड़ी बहन के साथ हो गई और दोनों साथ रहने लगे। बेल मिलने के बाद जब शाइना जेल से छूटकर बाहर आई तो वह शाइना से मिलने नहीं गया और इस दौरान शाइना को वसीम और उसकी बहन के रिश्ते के बारे में भी पता लग गया। इसी बात पर शाइना और वसीम का झगड़ा हुआ और उसके बाद वसीम ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। तो देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं या फिर टाल दी गई हैं। इस कड़ी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 21 और 22 मई 2021 से शुरू होने वाली फाइनल और इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंट परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बता दें कि ICAI ने मंगलवार को नोटिस जारी कर परीक्षाएं स्थगित करने की जानकारी दी है। एग्जाम के एडिशनल सेक्रेटरी SK गर्ग ने एक बयान जारी कर कहा है कि कोरोना संक्रमण महामारी के चलते और स्टूडेंट के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए फाइनल और ICAI परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 21 मई से यह परीक्षा शुरू होने वाली थी, जबकि 22 मई से चार्टर्ड अकाउंट की इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू होने वाली थी। बता दें कि महामारी की स्थिति को समीक्षा करने के बाद छात्रों को परीक्षा की नई तारीखें दी जाएंगी और परीक्षाओं से पहले कम से कम 25 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पॉजिटिव मरीजों को बेतहाशा इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिस खतरे को देखते हुए मुरादाबाद में ऑक्सीजन का स्टॉक इकट्ठा कर लिया गया है। लगातार जनपद के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज को इलाज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जनपद में पहले के मुकाबले अब 3 गुना ऑक्सीजन प्रतिदिन हॉस्पिटलों को भेजी जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग जनपद के आला अधिकारियों द्वारा की जा रही है।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर रहती है जी। तो ये हमें ऑक्सीजन भरवाने के लिए आए थे यहाँ पे, लगभग 1-2 घंटा हो चुका है, लेकिन कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है हमारे लिए। क्यों ना मिल पा रही, क्या पता नहीं क्या हो रहा है, गेट नहीं खोल रहे हैं, अंदर से दरवाजा बंद है और गेट नहीं खोल रहे हैं, कह देते हैं अभी 1 घंटे का टाइम लगेगा, समय लगेगा। और हम बहुत परेशान हैं, रात और दिन सेवा कर रहे हैं, इतने पे भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है समय से। अब 1 घंटा हमें खड़ा होना पड़ता है, मरीज वहाँ कुछ हो जाए पेशेंट के साथ में, तो हमें यहाँ दिक्कतें बहुत आ रही हैं। ऑक्सीजन 2 बजे से खड़े हैं साहब, अभी तक 108 को गैस नहीं मिल पा रही है। काफ़ी हमारे साथी खड़े हैं, 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, प्राइवेट में ब्लैक हो रही है, प्राइवेट गाड़ियाँ आ भी जा रही हैं और 108 को कोई भी गैस नहीं मिल रही है। क्या घंटे से लाइन लगाए हैं? 2 बजे से खड़े हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं? कुछ बता भी नहीं रहे हैं, कोई डिसीजन भी नहीं बताना कि हम देंगे या नहीं देंगे। गेट लगा लेते हैं, गाड़ियां आती हैं, कोई निश्चित। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टोरिया फूड्स कंपनी के बाहर खड़े होकर मंगलवार को प्रदर्शन किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंगलवार को स्टोरिया फूड्स कंपनी के एक विज्ञापन को लेकर कंपनी के मुख्यालय मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि इस कंपनी के एक विज्ञापन में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया गया है। इस विज्ञापन से नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया है। वहीं से लेकर अब बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पहले तो शिवसेना पर जमकर निशाना साधा और बाद में उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि क्या शिवसेना इस पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार जब से आई है, हम खड़े तो कायदा। कभी शिवसेना के गुंडों जाके नेवल ऑफिसर को जाके मारपीट करते हैं, कभी एनसीपी के लोग एडिटर को धमकाते हैं। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के वहां आग लगाते हैं। लॉकडाउन है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विपक्ष को गालियां देते हैं, कोसते हैं। अब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे क्या? राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टीका मंजूर नहीं होगी, ठीक है, टेक लीगल एक्शन, लेकिन आप लोगों को मारोगे, धमकाओगे, ये नहीं चलेगा। उसमें एक चीज और है कि कांग्रेस के जो मुंबई अध्यक्ष हैं भाई जगताप, उन्होंने अभिनंदन किया है इन कार्यकर्ताओं को और तारीफ की है कि कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक बातें करने वालों का आप किस तरीके से उनको जवाब दे रहे हैं? जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने देना है, क्योंकि अधिकृत तौर पर कांग्रेस कहता है हम दादागिरी करेंगे, हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा उसको आग लगा दी जाएगी। अब गृह मंत्री फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलवेड़े गांव में एक अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक युवक के पहले धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और उसके बाद शव को जला दिया गया था। वहीं इस बारे में डीएसपी रघबीर सिंह ने बताया है कि हमें जानकारी मिली थी कि हाईवे पर एक अधजला शव पड़ा है, जिसके बाद हम अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यहां आकर हमने पाया कि युवक को पहले रॉड के साथ मारा पीटा गया और उसके बाद फिर जले हुए शव को यहां फेंक दिया गया है, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उन्होंने जल्द ही सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਲੰਟ ਰੋਲ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਮਰ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਐਟ ਅਬਾਊਟ 35 ਈਅਰ ਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਰੌਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ? ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੌਡ ਹੈ, ਲਾਈਟਰ है, कुछ और भी वाइटल एविडेंस मिले ने, उन्होंने सारे कलैक्ट करके ते फाइनल है जो कंक्लूजन तक पहुंचा जाएगा। बांग्लादेश ने भारत की सीमाओं को बंद कर दिया है। बांग्लादेश में कोरोना मामलों में बढ़ते मामलों के बीच भारत के लिए 14 दिन के लिए सीमाओं को बंद कर दिया गया है। सीमाओं को 2 सप्ताह के लिए सील कर दिया गया है। हालांकि यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंध है। त्रिपुरा में फंसे बांग्लादेशियों की देखभाल बांग्लादेश सहायक उच्चायोग करेगा। Restricted for next 2 weeks, and although the
the movement of passengers has been restricted, but we are considering the movement of stranded Bangladeshis particularly. खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।